Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. हेलो फोक्स, हाउ आर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर ऑडिट का कारो वाला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल तो जरूर बनेगा, 6 मार्क का इसका वेटेज मान के चलो आप लोग। तो वी हैव स्टार्टेड विद दैट। नाउ वी विल जस्ट रिवाइज कि उसमें हमने कौन कौन सी बातें देखी है। तो कारो का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है कि ये कारो चीज है क्या। तो कारो क्या है? कारो एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट करना है हमको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बोल रहा है कि देखो ऑडिटर, अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर हो तो आपने रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ इस चीज के ऊपर भी रिपोर्टिंग करना है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को एक क्वेश्चनेयर इशू कर दी है और बोला है कि इस चीज के इस क्वेश्चन को हमको आंसर कर लो, भले ही वो पॉजिटिव हो भले ही वो निगेटिव हो। ठीक है, तो उसमें हमने देखे कुल मिला के 16 पॉइंट है। अब ये 16 पॉइंट में से हमने 7 पॉइंट कवर कर लिए है। उसमें से पहला पॉइंट था अपना फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट के बारे में हमने देखा कि पहला पॉइंट जो है वो रिपोर्ट करना है, दैट इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन और नॉट, और वेदर फुल पर्टिकुलर्स अबाउट इट शोन और नॉट, वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन is conducted by the management within reasonable intervals, and in the physical verification whether there is a material discrepancy, and whether there is a material discrepancy whether that is properly dealt with the books of accounts or not. Now if you come the questions of the caro, then you will find कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, so that you can have the gravity over it. तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो फिक्स असेट जो हमने देखा, तो इसी फिक्स असेट के ऊपर सवाल आया है बच्चों, देखो। यस, तो ये देखो सवाल आया है मई 2016। उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल में सवाल आया है नवंबर 16, फिर आगे नवंबर 16, मई 18 एंड मई 19। तो एवरी टाइम ये सवाल आता ही इसके ऊपर। अब ये सवाल कुछ इंटरवल के बाद आया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर सवाल नहीं है, बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी इस कुछ इंटरवल्स में सवाल आया है। तो देखो आपको सवाल क्या पूछा है, डिस्कस द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द फिक्स्ड असेट अंडर द कारो 2016 और एक्सप्लेन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर शुड एंश्योर अंडर कारो 16 रिलेटेड टू द फिक्स्ड असेट। तो फिक्स असेट के बारे में आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूछिए तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो आंसर कैसे लिखना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट अंडर कारो 2016 आर, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्वेश्चन के आंसर पे जंप करो। तो देखो वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स, ये लिखो। वेदर द फिक्स्ड असेट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल्स, ओके, एंड इफ देयर इज एन मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, ओके, तो वेदर दैट इज प्रॉपर्ली dealt in the books of accounts। नीचे वेदर टाइटल डीड्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ये एडिशनल पॉइंट है, ये आप लिखो या ना लिखो ये आपके ऊपर है। बस जो कारो में जो पॉइंट्स बोले हैं 2-3 पॉइंट्स वो आपने लिखे नहीं लिखे वो चेक होगा। तो अराउंड ये 5 मार्क का सवाल आपका हो सकता है एग्जामिनेशन में जो आपने लिखना है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं। नीचे देखो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट, तो मई 2018 में ये सवाल पूछा हुआ था। तो अभी आपको क्या करना है, कारो के रिलेटेड ये डायरेक्टली सवाल नहीं बनता है, फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट कारो में आता है। तो आपको पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट रीजनेबल इंटरवल। तो रीजनेबल इंटरवल मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह, ये पॉइंट यहाँ पे पूछा है। तो देखो क्या लिखा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट एट रीजनेबल इंटरवल, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट इन क्लॉज 1B ऑफ द पैरा 3 ऑफ कारो 2016। नाउ यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस पॉइंट, आप इसको छोड़ सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट इन कारो 16 that whether the fixed asset have been properly verified by the management at the reasonable interval, और कुछ material discrepancy है तो उसको क्या किया है, properly dealt किया है नहीं किया। Now what constitute reasonable interval depending upon the circumstances। तो as I told you कि ये yearly भी हो सकता है, quarterly भी हो सकता है, monthly भी हो सकता है, half yearly हो सकता है। Now आप लिखेंगे it is a responsibility of the management कि वो reasonable interval पे carry out करे, और auditor की responsibility क्या है, however auditor should satisfy himself that such verification was done by the management wherever possible and examining relating to the working papers।
एंड ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन वाज रीजनेबल. Auditor should check the books of accounts, books records of the fixed asset with the physical verification reports. He should examine whether the discrepancy notice in the physical verification is properly dated or not. तो उसी पॉइंट को यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है नहीं करवाया, रीजनेबल इंटरवल में करवाया है नहीं करवाया, उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, उसको प्रॉपर्ली डील किया नहीं किया, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनेबल इंटरवल में चेक करें. उसी को एलैबोरेट करके उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आंसर लिख दिया. तो ये भी आपका कुछ 5 मार्क का सवाल बन सकता है. तो कुछ इस प्रकार के सवाल जो है कारों के ऊपर आता है. तो पहले तो बात यह है कि आप क्या करो, आप ये कारों के पॉइंट जो है उसको पहले उसके ऊपर ग्रिप बना लो, फिर जाओ जो चाहे सवाल आपको पूछे उसको आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे आप लोग टैकल कर सकते हो ना. मेरा ये आपको सजेशन है कि ये जो मैंने क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड की है कारो 16 की, दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे जो सवाल आया ना, इसको छोड़ के आपको कुछ और सवाल आने वाले नहीं है, या फिर इसके ऊपर बेस होके कुछ सवाल आएंगे, आंसर जो है वो इसी से रहेंगे. तो आपने ये जो कारो के जो ने नोट्स प्रोवाइड किए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तो करना ही है, ठीक है ना, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. और साथ साथ ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है. और एक मैंने आपको ये प्रोवाइड किए केसीसन कारो, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. एक बार गो थ्रू करना है हमने, बस दिमाग में रखना है. ये जो कारो के नोट्स हैं और ये केसीसन कारो है, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना. तो एक बार ये दो पीडीएफ कौन कौन सी, एक तो कारो के नोट्स और ये केसीसन कारो, इसको हमने डिस्कस कर लिया. तो उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन करने में हमको आसानी होगी. तो जब रिवीजन करेंगे तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपने ध्यान दिया तो भी चलेगा, आप नोट्स और ये केसेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भी चल सकता है. लेकिन अभी हमको ये पीडीएफ ऑन नोट्स और कारो के केसेस इसके ऊपर जरूर ध्यान देना है. तो ये रहा फिक्स असेट का पॉइंट जो हमने देखा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंटरी. तो इन्वेंटरी के बारे में पूछा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने इंटरवल्स में किया है नहीं किया, रीजनेबल इंटरवल्स में, और उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो प्रॉपर्ली डील किया है नहीं किया. थर्ड पॉइंट हमने ये देखा दैट इज लोन गिवन बाय द कंपनी. तो लोन अगर कंपनी किसी को देती है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, और उसका रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड किया हुआ है, भले वो प्रिंसिपल का हो भले वो इंटरेस्ट रीपेमेंट का हो, और वो रेगुलर आ रहा है. अगर वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो वो ओवरड्यू होंगे. तो ओवरड्यू भले ही 90 डेज से कम हो वो आपने रिपोर्ट करना है, और भले ही वो 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो वो भी रिपोर्ट करना है. और उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए टू रिकवर वो भी आपने क्या करना है वहां पे लिख देना है. उसके बाद लोन टू डायरेक्टर या फिर इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है तो सेक्शन 185 का कंप्लायंस करना पड़ेगा. कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा. और अगर ये नॉन कंप्लायंस किया तो उसके फुल डिटेल्स आप लिख दो, ठीक है. अगर मान लो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो सेक्शन नंबर 73 टू 76A स्पेसिफिक चैप्टर है, उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा. साथ साथ आरबीआई ने अगर मान लो हमको कुछ दिए हुए गाइडलाइंस तो उसका भी कंप्लायंस करना पड़ेगा. अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसकी डिटेल्स अपने कॉन्ट्रावेंशन में लिख देने हैं. उसके बाद हमने देखा उसके बाद देखा पॉइंट नंबर 6 दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड. तो सेक्शन 148 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में जितने भी प्रोविजंस बोले हैं कि हाउ टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह, वो सारे प्रोविजंस आपने क्या करने हैं फॉलो करने हैं, और अगर नहीं किया है तो आपने रिपोर्ट करना है. मैंने पिछले लेक्चर पे आपको होमवर्क करने के लिए बोला था कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है या फिर दे आर बाउंड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड. उसका मैंने होमवर्क भेजने के लिए बोला था आपको. 2-3 लोगों ने ये होमवर्क मुझको भेजा है. आई थिंक आप कुछ 12-13 लोग हो, ओके, और आप में से 2-3 लोग ही मुझको ये होमवर्क भेज रहे हैं. तो ये सरासर गलत बात है, ठीक है ना. ये शर्म आने वाली बात है कि मैं आपको होमवर्क भेजने के लिए बोल रहा हूं और आप मुझको होमवर्क नहीं भेज रहे हो, ठीक है ना. हो सकता है कुछ लोग अपने आप को बहुत ही भारी समझ रहे हैं, होशियार समझ रहे हैं. होशियारी जो है वो आईसीआई को दिखाओ, होशियारी अपने आप को या किसी और को मत दिखाओ, ठीक है. होशियारी अपने आईसीआई को दिखाओ कि देखो आईसीआई हम इतने होशियार है, हमको भी प्लीज पास करवाओ. तो जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं आपको भगवान बचाए इंस्टीट्यूट से बचाने वाला भगवान भी नहीं होता है, लेकिन मैं दुआ करूंगा भगवान से कि आपको भगवान बचाए, ठीक है. तो देखो आप क्या करना है क्या नहीं करना है. उसके बाद 7th पॉइंट है स्टैट्यूटरी ड्यूज. तो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में आपने देखना है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज कंपनी रेगुलर पे कर रही है नहीं कर रही है, तो वो आपने लिखना है. अगर रेगुलर पे कर रही है तो भी लिखना है. अगर मान लो स्टैट्यूटरी ड्यूज कंपनी पे नहीं कर रही है और वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन पूरे आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट नहीं करना है, वही आउटस्टैंडिंग जो 6 महीने से ज्यादा है ऑन द रिपोर्टिंग डेट दैट इज अ बैलेंस शीट डेट. और अगर मान लेते 6 महीने से ज्यादा के लिए वो ड्यू है और कंपनी ने पे नहीं किया है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि उसमें डिस्प्यूट है, तो किस फोरम में वो डिस्प्यूट पेंडिंग है वो उस फोरम का नाम आपने उसमें जरूर लिखना है.
तो ये सारी बातें हमने देखी कहां पे, पिछले लेक्चर पे, पॉइंट नंबर 7 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी पॉइंट नंबर 7 तो अपना हो चुका है स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब देखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, पॉइंट नंबर 8 रीपेमेंट ऑफ लोन। तो मान लो कंपनी ने लोन उठाया है, अब लोन किससे भी उठा सकते हैं, कंपनी लोन उठा सकती है बैंक से, तो बैंक से लोन उठाया, या कंपनी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाया है, या कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन उठाया है, ठीक है, या फिर डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर भी एक प्रकार का लोन है। तो कंपनी ने इतने सारे बोरोइंग जो है वो बराबर से रीपे करने हैं। तो कंपनी के बैलेंस शीट में अगर आपको कुछ लोन वगैरह दिखता है, जैसे मान लेते हैं आप रिलायंस को ऑडिट कर रहे हो और रिलायंस के ऑडिट रिपोर्ट में, फाइनेंस स्टेटमेंट में आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ लोन दिख रहे हैं, कुछ सिक्योर्ड है, कुछ अनसिक्योर्ड है, डिबेंचर्स वगैरह है, तो वो डेट जो है अगर मान लो कंपनी के पास है तो कंपनी ने उसको रीपेमेंट भी करना है। तो ऑडिटर को पूछा है गवर्नमेंट ने कि हे ऑडिटर, अगर तुम जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी में अगर आपको कुछ लोन्स वगैरह दिखते हैं, चाहे वो बैंक से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, गवर्नमेंट से हो, डिबेंचर्स हो, तो उसका रीपेमेंट बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, हो रहा है तो भी रिपोर्ट करो। तो देखो, इफ द कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स to an financial institution, bank, government or dues to debenture holder, then such case whether the period and amount of default has to be reported। तो अगर मान ले कंपनी रीपेमेंट ऑफ लोन प्रॉपर नहीं कर रही है और कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो कंपनी ने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, तो वो डिफॉल्ट में आप क्या करो, किस पीरियड का आपने वो जो लोन है वो पे नहीं किया है वो पीरियड, और साथ साथ उसका अमाउंट जो है वो आपने क्या करना है, बोलना है कि देखो कंपनी ने इतने पीरियड का और इतने अमाउंट का डिफॉल्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कंपनी ने लोन उठाया है और 31 मार्च पे आपको दिखा, 31 मार्च 2021 पे, कि कंपनी ने 4 ईएमआई पे नहीं किए, तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी कि 4 ईएमआई यानी कि दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के कंपनी ने ईएमआई पे नहीं किए, और मान लो एक एक ईएमआई आपका 1.5 करोड़ का है, तो कुल मिला के 6 करोड़ का ईएमआई कंपनी ने पे नहीं किया है, ऐसे आप कारों में लिख करके दे देंगे। तो पीरियड भी लिख देंगे और साथ साथ उसका अमाउंट भी लिख देंगे। तो अगर मान लेते हैं कंपनी के पास लोन है और अगर वो रीपे नहीं हो रहा है, तो कंपनी ने क्या करना है, उसके पीरियड और उसके अमाउंट को क्या कर देगी, कंपनी लिख देगी। सेम एप्लीकेबल टू डिबेंचर्स आल्सो, तो डिबेंचर्स भी है जो रिडीमेबल है और वो रिडीम नहीं किए कंपनी ने, तो कितने दिन हो चुके हैं रिडीमेबल ड्यू होते हुए रीपेमेंट के लिए, और कंपनी ने कितने समय के लिए उसको रीपे नहीं किया है, और उसका कितना अमाउंट है और उसका इंटरेस्ट कितना है, ये सारी बातें कंपनी क्या करेगी, कंपनी ऑडिटर क्या करेगा, कारों में लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। तो 8th पॉइंट है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो उसका पीरियड और अमाउंट। अब लोन में क्या क्या आता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट क्या है, एक बार मैं यहाँ पे 8th पॉइंट लिख देता हूं। 8th पॉइंट है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, ताकि हमको रिवीजन में मदद करे। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो अगर मान लो कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया है तो कंपनी ऑडिटर उसका पीरियड और साथ साथ उसका अमाउंट दोनों क्या करे, रिपोर्ट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। इसमें बात आपने ना फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, तो आईपीओ होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, मैंने आपको क्लास में सिखाया था। तो व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड व्हाट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। तो जब पहली बार कंपनी क्या करती है, अपने सिक्योरिटीज को लोगों को इशू करती है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और एफपीओ मतलब उसके बाद कंपनी जब इशू लेके आती है उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी अगर आईपीओ एफपीओ करके कुछ सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, तो उस टाइम पे कंपनी उन पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रही है वो देखना जरूरी है। यू नो दैट, मैंने आपको बताया था कि कंपनी अगर मान लेते हैं कुछ आईपीओ एफपीओ लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है, आईपीओ एफपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी को इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस, और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी लिख देगी द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज रेजिंग दिस फंड। तो मान लेते हैं टाटा मोटर्स है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स ने क्या कर दिया, एक एफपीओ लेके आई और एफपीओ में टाटा मोटर्स ने कुछ 100 करोड़ का अमाउंट जो है वो रेज कर दिया। अब ये 100 करोड़ कंपनी जो है वो यूज करना चाहती है फॉर हैविंग द प्लांट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए कंपनी इन 100 करोड़ का इस्तेमाल करना चाहेगी। तो टाटा मोटर्स इस एफपीओ के प्रोस्पेक्टस में ये बात लिख देगी कि हम लोगों को क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट के लिए 100 करोड़ की जरूरत है, आप अगर चाहो तो इन्वेस्ट करो।
तो एज एन ऑडिटर आपकी ये ड्यूटी है कि अगर मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का आप ऑडिट कर रहे हो, तो इस दौरान अगर मान लो ये प्रोस्पेक्टस इशू आया या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर आया, मान लेते हैं 30 जून 2020, यानी कि वेल विद इन योर फाइनेंशियल ईयर है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लो जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो, उस साल में अगर मान लेते हैं कंपनी ने एफपीओ लेके आई है या कंपनी आईपीओ लेके आई है, तो उस आईपीओ एफपीओ का पर्पस क्या है वो आप देखो और चेक करो कि क्या ये 100 करोड़ रुपए टाटा मोटर्स ने इस प्लान के एस्टैब्लिशमेंट में ही लगाए हैं। अगर ये 100 करोड़ वो किसी और अदर देन पर्पस स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस के लिए यूज किया, तो कंपनी ऑडिटर ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग जरूर करना है। क्लियर है मेरी बात? समझे तो लिखो, वेदर द कंपनी हैज रेज्ड द मनी थ्रू आईपीओ एंड एफपीओ। पहले तो ये लिख दो कि क्या कंपनी ने आईपीओ एफपीओ से इस साल, जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो उस साल कुछ पैसे उठाए हैं, या फिर कंपनी ने उठाया है टर्म लोन। तो आईपीओ एफपीओ हो साथ साथ टर्म लोन हो, तो उससे कुछ कंपनी ने पैसे उठाए हैं, तो उससे पैसे अगर उठाए हैं तो चेक करो वेदर द सेम हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द मनी फॉर विच इट इज रेड। तो जिस पर्पस के लिए वो पैसा उठाया है उस पर्पस के लिए कंपनी ने वो पैसा यूज किया है। जैसे मान ले एपीओ एफपीओ, मैंने बोला टाटा मोटर्स का एग्जांपल है, साथ साथ मान लो कंपनी ने कुछ टर्म लोन उठाया है, तो टर्म लोन मान लो कंपनी ने कुछ तो यूज उठाया है फॉर परचेसिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो कुछ मशीनरी है वो यूज करने के लिए कंपनी ने क्या कर दिया, यूज कर दिया, ठीक है ना। अब कंपनी क्या कर रही है, 50 करोड़ का टर्म लोन उठा रही है फॉर परचेसिंग द प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन कंपनी यूज कर रही है फॉर परचेसिंग द फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो फर्नीचर यूज के लिए आपने ये टर्म लोन नहीं उठाया है, ठीक है ना। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? अब टर्म लोन उठाया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ये आपको सैंक्शन शीट से पता चल जाएगा कि किस पर्पस के लिए बैंक ये लोन दे रही है। तो उस पर्पस में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन कंपनी ने क्या यूज किया है, किसके लिए यूज किया है, फर्नीचर के परचेस के लिए यूज किया है, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने क्या करना है, जरूर इसको रिपोर्ट करना है। क्लियर है मेरी बात? इफ नॉट द डिटेल्स अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट्स और डिलेज मस्ट बी रिपोर्टेड। तो कंपनी ऑडिटर ने चेक करना है कि क्या इस साल कंपनी ने आईपीओ एफपीओ टर्म लोन से कुछ पैसे उठाए हैं, और अगर उठाया है तो उन्होंने वो यूज किए हैं फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज रेज्ड, और अगर नहीं तो उसका रिपोर्टिंग कर देना है। तो पॉइंट नंबर 9 आपका आ जाएगा यहां पे। पॉइंट नंबर 9 आपका आ जाएगा, दैट इज नाम देखो क्या, यूटिलाइजेशन। तो यहां पे आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एफपीओ एंड टर्म लोन, ठीक है। तो पहला रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर द कंपनी हैज रेज्ड, तो क्या कंपनी ने वो पैसा उठाया है थ्रू आईपीओ एफपीओ टर्म लोन, और एंड नेक्स्ट रिपोर्टिंग है अगर रेज किया है देन चेक वेदर द पर्पस इज यूटिलाइज्ड, यानी कि जिस पर्पस के लिए यूज किया है उस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है, एंड इफ नॉट देन रिपोर्ट, अगर नहीं किया है तो रिपोर्ट करो। क्लियर है मेरी बात? समझे? तो 8 पॉइंट हमने क्या देखा, 8 पॉइंट यहां पे देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर कंपनी ने लोन उठाया है और उसका रीपेमेंट कंपनी ने नहीं करती है, कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो उसका पीरियड और उसका अमाउंट क्या करो, कंपनी आप रिपोर्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा 9 पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एफपीओ एंड टर्म लोन। अगर मान लो कंपनी ने आईपीओ एफपीओ और टर्म लोन से कुछ पैसा रेज किया है, तो क्या रेज किया है जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो उस साल में, अगर किया है तो बोल दो कि हाँ कंपनी ने आईपीओ एफपीओ टर्म लोन से कुछ पैसा उठाया है। फिर आपने चेक करना है कि जिस पर्पस के लिए वो टर्म लोन एफपीओ एफपीओ कंपनी ने किया था उस पर्पस के लिए कंपनी ने यूज किया है, और अगर नहीं किया है तो क्या पर्पस के लिए यूज किया है, और कंपनी ने पर्पस को छोड़ के यूज किया है, इसका रिपोर्टिंग कंपनी ने क्या करना है, यहां पे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन अब आएगा 10th पॉइंट। 10th पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। नाउ टेल मी व्हिच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट टेल्स यू टू रिपोर्ट द फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। Which section tells you? I want answer from all of you.
बाकी लोगों का वीडियो थोड़ा सा डिले चल रहा है, प्लीज अपने वीडियो को ड्रैग करो आगे। निधि जी बोल रही है 447। निधि, इफ आई टेल यू सेक्शन 447 है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अगर कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी फ्रॉड नजर आता है और अगर डायरेक्टर्स ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी डालनी है फ्रॉड के लिए तो वो सेक्शन 447 में जाएगी। 447 इज अ पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, नॉट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। निधि जी प्लीज रिवाइज योर कंपनीज एक्ट प्रॉपरली। प्रथमेश बोल रहा है 143(12), यस, तो वेरी गुड। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 इज डीलिंग विद द ड्यूटी टू रिपोर्ट द फ्रॉड। तो उसमें हमने देखा था कि फ्रॉड 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ और मोर, ये सुनो, अगर ऐसा है तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो सेक्शन 143(12) में जैसे ही आपको फ्रॉड नजर आता है, अब ऐसा नहीं है कि आपको रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के लिए, अगर मान लेते हैं कि कंपनी में कुछ फ्रॉड नजर आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने तक आपको रुकना है। जैसे ही आपको फ्रॉड नजर आता है आपने क्या करना है, अपने काम का चालू करना है रिपोर्टिंग के लिए। तो सेक्शन 143(12) में रिपोर्टिंग कैसे होता है, अब आज का आपका होमवर्क ये है, आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड जो होता है, ठीक है ना, उसको अलग से लिखना है, वो चार्ट को लिखना है और लिख करके मुझको भेजना है, ठीक है। ऑलरेडी जो चार्ट बनाया है उस चार्ट का फोटो निकाल करके मुझको नहीं भेजना है, आपने अलग से एक काम करो, प्लेन व्हाइट पेपर ले लो और उस प्लेन व्हाइट पेपर पे मुझको भेजो ताकि मुझको पता चले कि आपने वापस से उसको लिखा हुआ है। बुक में वगैरह लिखेंगे तो मुझको पता चलेगा कि आपने बुक का ही जो फोटो मुझको भेजा है। प्लेन व्हाइट पेपर पे वापस से एक बार 143(12) के अंदर फ्रॉड का रिपोर्टिंग कैसे होता है उसका चार्ट बना के मुझको भेजो कि कितने कितने दिन के अंदर आपने किस किस को रिपोर्ट करना है। अगर 1 करोड़ से कम है तो आप बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, साथ साथ अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल देंगे। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, सेक्रेटरी ऑफ MCA वगैरह उसको देना है, ये सारी बात है। तो जैसे ही फ्रॉड नजर आता है, जैसे मान लेते हैं आपको 30 जून 2021 को, 30 जून 2020, आप 20-21 को ऑडिट कर रहे हो और 30 जून 2020 को आपको फ्रॉड नजर आया, तो उसके बाद लगेज अपने रिपोर्ट कर देना है अंडर सेक्शन 143(12), ठीक है। उसके बाद आप जब अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होगा, ये सुनो, जो आप मेंबर्स को वगैरह दोगे। उसके बाद अगर ऑडिटर की मैं बात करूंगा तो और एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, दैट इज कारो। तो जब कारो बनाएंगे तो कारो में भी आएगा। तो 3 बार आपने उस फ्रॉड का रिपोर्टिंग करना है। एक तो लगेज जब आपको फ्रॉड नजर आएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो आप मेंबर को सबमिट करेंगे, और एक कारो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज मेंबर को अगेन जाएगा, बिकॉज कारो में भी इसका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। तो 3 बारी ऑडिटर ने उसका रिपोर्टिंग करना है और साथ साथ आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उसका रिपोर्टिंग करना है। ओके, सेक्शन नंबर 134 के अंदर बोर्ड रिपोर्ट जो हम लोग बनाते हैं, बोर्ड रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होगा। तो 4 बारी बोर्ड और ऑडिटर मिल मिला के क्या करते हैं, इसका रिपोर्टिंग करते हैं। अब कारो में इसका रिपोर्टिंग क्या है देखते हैं। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या कोई फ्रॉड कंपनी ने किया है या फिर कंपनी का कोई ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ने फ्रॉड नोटिस किया है और उसको रिपोर्ट किया है, तो आप क्या करो, रिपोर्ट किया है मतलब कि मैंने बताया ना आपको कि लगेज आपको इसमें रिपोर्ट करना पड़ता है, ये सुनो। तो जो फ्रॉड वगैरह आपने रिपोर्ट किया ड्यूरिंग द ईयर, उस फ्रॉड को आपने क्या करना है, कारो के अंदर भी रिपोर्ट करना है। इफ यस, अगर ऐसा कुछ है तो नेचर एंड द अमाउंट, तो आपने फ्रॉड का क्या देना है, नेचर एंड द अमाउंट ऑफ फ्रॉड शैल बी प्रॉपर्ली इंडिकेटेड एंड रिपोर्टेड। तो यहां पे आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है आपका फ्रॉड वाला। तो फ्रॉड में क्या लिखा हुआ है कि क्या कोई फ्रॉड, इफ एनी फ्रॉड रिपोर्टेड दिस ईयर, और अगर ये फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है, इफ यस देन उसका नेचर और उसका अमाउंट आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, किसमें, कारो में। बिकॉज ऑलरेडी आपने फ्रॉड का रिपोर्टिंग उस टाइम पे कर दिया है, फिर अपने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 700 के हिसाब से जो एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा उसमें भी किया हुआ है और कारो में भी आपने उसका रिपोर्टिंग किया हुआ है। तो फ्रॉड है तो कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है इसमें, तो यस है तो यस बोलो, नो है तो नो बोलो, और अगर यस है तो उसका नेचर और उसका अमाउंट आपने क्या करना है, कारो के अंदर रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज करेंगे पॉइंट नंबर 8। सो पॉइंट नंबर 8 में लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ लोन में डिफॉल्ट किया है तो उसका पीरियड और उसका अमाउंट आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद
अगर मान लेते हैं कंपनी ने कुछ आईपीओ एफपीओ टर्म लोन से कुछ पैसा उठाया है, तो क्या रेज किया है क्या? अगर किया है उस साल में तो आप बोलो हाँ रेज किया हुआ है, और अगर रेज किया है तो उसका यूटिलाइजेशन उसी पर्पज के लिए किया है नहीं किया है वो आप चेक करो, और अगर नहीं किया है तो उसको रिपोर्ट करो। नेक्स्ट वन 10th पॉइंट है फ्रॉड वाला। तो अगर मान लेते हैं उस साल में, जिस साल का ऑडिट कर रहे हो उस साल में अगर मान लेते हैं कुछ फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है, नोटिस किया हुआ है, तो उस फ्रॉड का नेचर और उसका अमाउंट आपने क्या करना है, कारो में लिख देना है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन 11th पॉइंट, अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अब ये आता है आपका सेक्शन नंबर 197 में, जो आपके सीए इंटर का सिलेबस नहीं है, जो आपका सीए फाइनल का सिलेबस है। सेक्शन 197 क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 197 में आपको ये बोलते हैं दैट इज हाउ मच अमाउंट टू पे टू मैनेजर्स एज ए रेम्युनरेशन। ओके, माइट भी आपके अकाउंट्स के फैकल्टी ने आपको ये सिखा दिया है कि कितना आपको रेम्युनरेशन देना है, तो उसमें 2%, मैक्सिमम 11%, 10% ऐसे क्राइटेरियाज है, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरिया आपको पता है, तो आपको ये देखना है कि कंपनी ने जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन दिया है वो सेक्शन 197 के हिसाब से दिया ही नहीं दिया। अब कितना देना है, क्या देना है, वो सेक्शन 197 के कैलकुलेशन करके आप देखो, कुछ दिया है, कम दिया है तो ठीक है, ज्यादा दिया है तो रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो whether the payment in respect of the managerial remuneration has been made in accordance with them the requisite approval as mandated under section 197 read with schedule 6 of the companies act 2013। तो देखना है सेक्शन 197 के हिसाब से आपने क्या किया है, उसका रेम्युनरेशन दिया है नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है the amount involved and steps was taken by the company for refund of sale shall be stated properly। तो अगर मान लेते हैं आपके सेक्शन 197 के हिसाब से टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन, टोटल मैनेजेरियल रेम्युनरेशन, टोटल मैनेजेरियल रेम्युनरेशन अगर मान लो आपका आ रहा है 10 करोड़ और कंपनी हैज पेड ₹15 करोड़, तो ये बात सही है, ये 197 के हिसाब से आया हुआ है, और आपने पे किया कितना, 15 करोड़। तो ये 5 करोड़ जो एक्सेस पे हुआ है, ये एक्सेस आपने क्या करना है, रिकवर करना है, और कंपनी शुड टेक द स्टेप्स टू रिकवर द excess money paid as a managerial remuneration to the managers। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वही जो लोग रहते हैं जो अपने रेम्युनरेशन को वगैरह कंपनी से विड्रॉ करते हैं, तो हो सकता है वो कुछ एक्सेस पैसा विड्रॉ करे जो कंपनी के हित में नहीं है, फिर जितना वो पे रिसीव करना चाहते हैं उतना उन्होंने रिसीव नहीं किया, उससे ज्यादा रिसीव किया, बिकॉज ऑथोराइज करने वाले लोग भी वही रहते हैं। ये सुनो, तो 11 पॉइंट आपका बच्चों ये बोलता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो देखना है कि क्या वो सेक्शन 197 के हिसाब से है, इफ नॉट देन एक्सेस पेड शैल बी रिफंडेड टू द कंपनी। अच्छा, कंपनी ने कम पे किया है तो 10 करोड़ का आया था, 8 करोड़ पे किया, सही बात है, कांग्रेचुलेशंस। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 10 करोड़ का मैक्सिमम देना था, कंपनी ने 8 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ का वैसे ही कंपनी का फायदा हो गया। ये दोनों हो गया मैनेजरियल रेम्युनरेशन। वापस एक बार 8 पॉइंट देखा हमने, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर मान लो कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया रीपेमेंट ऑफ लोन में, तो उसका पीरियड और उसका अमाउंट कंपनी ने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद 9th वन यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एफपीओ एंड टर्म लोन। अगर मान लेते हैं कंपनी ने आईपीओ एफपीओ और टर्म लोन से कुछ पैसा उठाया है, और अगर पहले तो ये बोलना है कि कुछ पैसा रेज किया है नहीं किया है, अगर रेज किया है तो चेक करो कि जिस पर्पज के लिए वो उठाया है उस पर्पज के लिए उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो कारो में 9th पॉइंट में उसका रिपोर्टिंग आएगा। उसके बाद 10th पॉइंट आएगा फ्रॉड में। तो आपने पहले ये देखना है कि क्या रिपोर्टिंग पीरियड में कुछ फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है ऑडिटर ने या फिर मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट भी कुछ फ्रॉड ढूंढ सकता है ना, तो अगर कुछ फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं, अगर हाँ, तो उस फ्रॉड का नेचर और उसका अमाउंट आपने क्या करना है, कारो के 10th वाले पॉइंट में रिपोर्ट करना है। और 11th वाला पॉइंट अपना ये है दैट इज मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे किया जाता है एज पर सेक्शन 197। तो 197 के हिसाब से आपका रेम्युनरेशन है या नहीं है, और अगर नहीं है और कुछ एक्सेस पे हुआ है तो वो एक्सेस पे जो किया है उसका रिफंड कंपनी को आया है, और अगर रिफंड नहीं आया तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स तो ले लिए हैं फॉर रिकवरिंग द रिफंड, फॉर रिकवरिंग द एक्सेस अमाउंट पेड एज अ मैनेजरियल रेम्युनरेशन टू द मैनेजर्स दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 12 दैट इज अ निधि कंपनी। ठीक है, निधि चौहान आपकी कंपनी है, निधि कंपनी। सो निधि कंपनी आपको पता है, तो मुझको एक बात बताओ, ये निधि कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? आई एम एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट आंसर फ्रॉम द निधि ओनली। निधि कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में बताया है कंपनीज एक्ट के?
जी बोल रही है 406 आई थिंक, मतलब ऐसा कोई सेक्शन है 406 आई थिंक, 406 सब सेक्शन आई थिंक, 406। कुछ लोग अभी सर्च करके बता रहे हैं, कुछ लोग बुक खोल के बता रहे हैं, जो लोग डायरेक्टली बता रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, आपका पढ़ाई बिल्कुल सही हुआ है, फ्लाइंग कलर के साथ सब लोग पास हो जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 406 के अंदर निधि कंपनी का डेफिनेशन बताया है। ओके, एक बार हम लोग उस डेफिनेशन को देख लेंगे, सेक्शन डेफिनेशन को देख लेते हैं सेक्शन 406 में। यस, तो सेक्शन 406 ये रहा आपके सामने, पावर टू मॉडिफाई द एक्ट इन इट्स एप्लीकेशन टू निधिस। तो सबसेक्शन 1 406 सबसेक्शन 1 ही बता रहा है, इन दिस सेक्शन निधि मींस ए कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि, मतलब ऐसी कंपनी जो निधि कंपनी करके इनकॉर्पोरेट हुई है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्ट है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट and saving amongst its member, receiving the deposit from and lending to its members only for their mutual benefit, and which the complies with the such rules as prescribed by the central government for the regulations of such class of companies। मतलब ऐसी कंपनी जो निधि कंपनी करके इनकॉर्पोरेट हुई है और जो किस लिए बनाई गई है, टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, काट कसर, मैंने आपको बताया था काट कसर। तो द कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स amongst this member which accept the deposit from and lend it to members only, यानी कि वो अपने मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, लोन करके दे देते हैं। और ये सारी बातें क्यों हो रही है, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो ये होता है निधि। तो आपने देखना है कि अगर जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, अगर वो निधि कंपनी है, ठीक है, अगर वो क्या है, कोई निधि कंपनी है। अब कोई निधि कंपनी का एग्जाम्पल है क्या, देख लेते हैं। यस, यहाँ पे देखो कोई कंपनी है क्रिवी निधि इंडिया लिमिटेड, या कौन सी कंपनी है, कहां पे देख लेते हैं, क्रिवी, क्रिवी कहां पे है ये भाई कंपनी, यस। तो क्रिवी इंडिया करके कुछ कंपनी थी, कौन सी कंपनी, कहां पे गई वो, यस, क्रिवी निधि इंडिया लिमिटेड। एक बार उसको देख लेते कि क्या कंपनी है, क्रिवी निधि इंडिया लिमिटेड। यस, देखो क्रिवी निधि इंडिया लिमिटेड, उनका वेबसाइट पे देखो किस प्रकार से वो सेविंग वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अबाउट अस,
Krivi Nidhi India Limited is one of the non-banking Indian finance sector and recognized under the 620A of the Companies Act. The company has the rules and objectives that are the same as the bank, but is only effect to someone that is a group member who has agreed to join this agreement. मिशन क्या है वगैरह वगैरह, चलो ये तो हो गया उनका. फिक्स डिपॉजिट प्लान वगैरह भी है इनका, अगर चाहो तो इसमें आप डाल सकते हो. एफडी अमाउंट ऑफ ₹1,00,000. तो अगर मान लेते हैं 1,00,000 रुपए की अमाउंट अगर आप 12 महीने के लिए डालते हो तो 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. 24 मंथ्स के लिए डाल लो तो 8% का मिलेगा. 36 यानी कि 3 सालों के लिए तो 9%, 5 साल के लिए डालो तो 9.2%. तो क्वाइट हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन by the Nidhi. If you want to invest in such kind of Nidhi companies, बैंक तो आपको एफडी पे कितना दे रही है, 4%, 5%, यहाँ पे आपको 7% वगैरह मिल रहा है. तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ निधि कंपनी इन द एफडी ऑफ द निधि कंपनी, देन यू कैन टेक इट. और अगर आपको चाहिए लोन वगैरह तो लोन वगैरह भी आप डायरेक्टली इस निधि कंपनी से उठा सकते हो. जैसे 1,00,000 के डिपॉजिट आपने डाल दी तो आपको लोन वगैरह भी कुछ मिल सकता है उसके ऊपर, और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. जैसे आप नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है बैंक से, तो उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा. तो बेनिफिट वगैरह देखो कितना आ रहा है, आपको मिल रहा है. और ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है. जैसे कि 2 साल के लिए अगर आप डाल रहे हो तो 8% से अगर आपको ब्याज मिलना है तो आपको मिलेंगे कितने, 8,000. लेकिन 8,000 को भी कंपाउंड आप करेंगे वहां पे और फिर आपको 16,600 मिलेगा. यानी कि 600 का कंपाउंडिंग आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे. तो कुछ इस प्रकार से निधि कंपनी जो है वो काम करती है. मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना था इसलिए मैंने आपको ये बात दिखा दी. तो पॉइंट ये है बच्चों कि अगर मान लेते हैं कोई निधि कंपनी है, तो जो भी निधि कंपनी जैसे कि क्रिवी इंडिया लिमिटेड हमने देख लिया, तो निधि कंपनी है तो निधि कंपनी के लिए 2 क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो करने हैं. एक तो उनका पहला क्राइटेरिया है कि नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट, यानी कि उनका पहला रेशो देखना पड़ेगा, दैट इज उनके नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट. जो जितने भी डिपॉजिट वो उठा रहे हैं उस डिपॉजिट के कंपैरिजन में उनके नेट ऑन फंड्स कितने होने चाहिए. तो कितने होने चाहिए वो बताएं, 1:20. यस, तो नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट तो 1:20 आप छोड़ना चाहिए. अगर मान लेते इंडिया लिमिटेड के एग्जाम्पल, अगर मान लेते क्रिवी इंडिया लिमिटेड अगर मान लेते हैं किसी से भी डिपॉजिट लेती है, जैसे हमने 1,00,000 का वो डिपॉजिट डाल देता हूं, मैं मेंबर हूं उस क्रिवी का और क्रिवी में मैंने 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट, ऐसे मैंने डिपॉजिट दे दिया. डिपॉजिट के चलते उनका नेट ऑन फंड जो होने चाहिए वो होने चाहिए 20:1. यानी कि 1,00,000 रुपए के अगर डिपॉजिट डाले तो वो 20 हो गए, और 20 के कंपैरिजन में 1:1, यानी कि जितना भी कैलकुलेशन आ रहा है उतना आपका क्या होना चाहिए, उनका नेट ऑन फंड्स होने चाहिए. तो आप मुझको बताओ कि क्रिवी इंडिया में अगर 1,00,000 का डिपॉजिट में डाल रहा हूं, कंसिडरिंग अदर कोई डिपॉजिटर नहीं है, तो उनके नेट ऑन फंड्स कितने होने चाहिए कंसिडरिंग 1:20 रेशो. टेल मी कितने होने चाहिए.
वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कितना समय जा रहा है कि कैलकुलेट करने के लिए? सब लोग सो रहे लग रहे हैं मुझको, पागल हो गए सब लोग। अभी कैलकुलेटर ढूंढ रहे कुछ कुछ लोग हैं। 'अरे अगर नेट ऑन फंड्स 20 है, सॉरी आपके डिपॉजिट अगर 20 है तो नेट ऑन फंड्स कितने होने चाहिए? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे रे? मैं घर चला जाऊं क्या अगर ऐसे आप जवाब देने में टाइम लगाओगे तो? $5,000 क्वेश्चन मार्क डालने की क्या जरूरत है बेटा? कैलकुलेशन ही तो है, क्वेश्चन मार्क डालने की क्या जरूरत है? अदिति बोल रही 10,000। ओ माई गॉड, कुछ बोल रहे 10,000, कुछ बोल रहे 5,000। एक सिंपल सा रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला है और उसमें अलग अलग अगर आंसर आ रहे हैं तो फिर तबाही मच सकती है एग्जामिनेशन में। अगर नेट ऑन फंड्स, सॉरी डिपॉजिट 20 है तो नेट ऑन फंड्स 1 है, तो नेट ऑन फंड्स कितने होंगे आपके? भाई सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, यहां पे आएंगे नेट ऑन फंड्स, नीचे आएंगे डिपॉजिट, ये हो गए 1:20। ये सुनो, और अपने पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो अगर मैंने 1 लाख डाला हुआ है एज ए डिपॉजिट तो ये कितना होगा? x। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो ये कैसे हो जाएंगे? यहां पे होगा 20x इज इक्वल टू 1 लाख, x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, कितना आएगा? ये जीरो चला गया। अब आपको 1 लाख एक 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 करना है, 1 लाख डिवाइडेड सॉरी यस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5,000। तो आंसर इज 5,000। अदिति जी ये 10,000 कहां से निकाल दिया बेटा? ओ टॉपर जी, ये 10,000 कहां से आ गए बेटा? कैलकुलेटर रिपेयर करके ले लो बेटा, आपसे ये गलती नहीं हो सकती, कैलकुलेटर की गलती है ये तो। ओके, तो अगर मान लेते हैं मैं क्रिवी इंडिया लिमिटेड का ऑडिटर हूं, अब मैं डिपॉजिटर नहीं हूं, मैं ऑडिटर हूं, और मैंने देख लिया कि उनके डिपॉजिट में कितने हैं? 1 लाख रुपए है। सर मैंने 1:10 रेशो लिया इसीलिए रॉन्ग आ गया। वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 1 लाख रुपए अगर मान लेते, मैं ऑडिटर हूं क्रिवी इंडिया लिमिटेड का, और मेरे को दिख रहा है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1 लाख की डिपॉजिट दिख रहा है, तो जैसे मैंने 1 लाख देख लिए, मेरी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि उनके नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो होता है 1:20। तो मुझको पता है कि उनके नेट ऑन फंड्स मिनिमम कितने होने चाहिए? 5,000 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5,000 होने चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया पहला। दूसरा, इज मेंटेनिंग 10% अनएंक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल 2014। तो निधि रूल 2014, ये कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहे, निधि रूल्स बोलते हैं। तो निधि रूल्स यानी कि कंपनीज एक्ट के निधि रूल्स बोलते हैं कि आपने 10% अनएंक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रखना है। तो आपके जितने भी टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट, आप अपने पास टोटल डिपॉजिट कितने, 1 लाख, तो 1 लाख के 10% मतलब 10,000 आपने अनएंक्यूम्बर्ड। नाउ व्हाट इज अनएंक्यूम्बर्ड? अनएंक्यूम्बर्ड मतलब कि किसी प्रकार का इसके ऊपर दबाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव इस टर्म डिपॉजिट के ऊपर नहीं है। तो निधि कंपनी क्या करेगी, वो पैसे आपसे लेगी और किसी बैंक में रखेगी। तो अगर मान लेते हैं कंपनी, निधि कंपनी के पास 1 लाख की डिपॉजिट है, तो उसमें से 10% के टर्म डिपॉजिट कुछ ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मतलब निधि कंपनी ने उसके ऊपर कोई लोन वगैरह ले नहीं लिया है, उसके ऊपर किसी प्रकार लीन नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार का क्या नहीं, चार्ज वगैरह नहीं है, ऐसे 10% होने चाहिए। हाँ, बचे हुए 90,000 के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज वगैरह लीन हो सकता है, लेकिन 10% तो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होनी चाहिए। तो अनएंक्यूम्बर्ड का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम चार्ज, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। क्लियर है? अब मुझको ये मत पूछो कि सर नेट ऑन फंड्स क्या होते हैं, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, ये मत पूछो, ठीक है। सो नेट ऑन फंड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, अकाउंट्स के फैकल्टी ने आपको सिखाया रहेगा प्रॉपरली, उसमें कुछ डाउट नहीं है कि नेट ऑन फंड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो नेट ऑन फंड्स में क्या आता है क्या नहीं आता है वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको सवाल आ जाए कि निधि कंपनी है, निधि कंपनी के एसेट्स है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेन अकाउंट डेबिट बैलेंस, डीआरआर, सीआरआर, फिक्स्ड असेट, ये वो सारी, कैश बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स वगैरह, कुछ फिगर आपको दिया हो, डिपॉजिट का फिगर दिया हो, और बताना है आपने कि कारों के रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट से निधि लिमिटेड की कौन कौन सी बातें आप रिपोर्ट करोगे। तो देन यू शुड नो कि नेट ऑन फंड्स कितने होते हैं, क्या होता है। हम जो मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए उसमें ये क्वेश्चन जरूर है, वो हम लोग देख लेंगे जरूर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेट ऑन फंड्स में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है निधि कंपनी के बारे में। 12th पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि पहला पॉइंट निधि कंपनी का अगर आप ऑडिटर कर रहे हो, जैसे क्रिवी इंडिया, निधि इंडिया लिमिटेड का आप ऑडिट कर रहे हो, तो देखो कि उनके नेट ऑन फंड्स और डिपॉजिट का रेशियो जो है 1:20 है, और उनके पास 10% कुछ ऐसे डिपॉजिट है जो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज है, जो अनएंक्यूम्बर्ड है। क्लियर है? तो यहां पे आ गया आपका 12th पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू द निधि कंपनी, तो निधि कंपनी के बारे में क्या है, 2 पॉइंट आपने रिपोर्ट करना है। पहला 1:20, दैट इज नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो, और दूसरा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है 10% अनएंक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। है कि नहीं वो आप क्या करना है, रिपोर्ट करना है। नहीं है तो नहीं बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वन पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 13, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 188, रिलेटेड पार्टी, देखो ना 88 लग के आ रहे, तो रिलेटेड है कि नहीं। हमने देखा था ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसमें 5 लग के आ रहा है। उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 188 डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी, और मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 भी रिलेटेड पार्टी के बारे में ही बता रहा है। तो बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और एक सेक्शन 8 ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा आपका सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, तो सेक्शन नंबर 188 डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो 188 में अब अगेन ये फाइनल के सिलेबस है, तो फाइनल में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए। ऐसे 550 में जो पढ़ा है ना हमने, वही सारी बातें सेक्शन नंबर 188 में भी लिखी हुई है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस में नहीं है तो आप उसका रिपोर्टिंग, तो आप उस ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसे 550 पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको डिटेल में ये पढ़ाया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज जाके ऐसे 550 के टेक्स्ट को पढ़ लेना। वहां पे क्या लिखा था कि कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकती है। अब उसमें रिलेटेड पार्टी कौन कौन आती है वो भी हमने देखा था। मैंने आपको रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट निकाल करके उसमें रिलेटेड पार्टी कौन कौन है वो दिखाया था। जैसे किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उसके सब्सिडियरी कंपनी रिलेटेड पार्टी हो जाती है, कंपनी का डायरेक्टर उसका रिलेटेड पार्टी है, समझ रहे हो, तो वो रिलेटेड पार्टी होती है। तो अगर मान ले कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को कुछ बेच रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे टाटा केमिकल्स लिमिटेड। अब टाटा केमिकल्स लिमिटेड, इट इज इमर्जिंग कंपनी इन द स्टॉक मार्केट,
आप अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड वगैरह हो तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड जो है वो इमर्जिंग है स्टॉक मार्केट में। मेरी भी कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज टाटा केमिकल्स लिमिटेड इज नाउ टर्निंग इट्स वे ऑफ ऑपरेशन एक्टिविटी टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अब लिथियम आयन बैटरीज जो है वो यूज कहां पे होती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ओके, तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड लिथियम आयन बैटरी जो है वो बनाएगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आएगी। अब टाटा केमिकल्स अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो टाटा मोटर्स जो उनकी ग्रुप कंपनी है, मतलब इसके डायरेक्टर उसके डायरेक्टर सेम है, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी होगी? जी हाँ। तो टाटा मोटर्स जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी तो बैटरी किससे खरीदी करेगी? दूसरे से? नहीं नहीं, टाटा केमिकल्स अपना रिलेटेड पार्टी, उससे हम लोग खरीदेंगे नहीं। अरे बेटा यहां से ही खरीदेंगे ना, यहां से ही सेल होगा ना। लेकिन यहां पे जो टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स जो रिलेटेड पार्टीज है, दोनों क्या है बोलो? रिलेटेड पार्टीज है। तो ये जो दो रिलेटेड पार्टी है इनके बीच में जो सेलिंग का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर मान लेते हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड बाहर अगर बेच रहा है, टाटा केमिकल्स लिमिटेड अगर मान लो बाहर बैटरी बेच रहा है, तो अगर मान लेते एक बैटरी की, अब एक बैटरी तो नहीं होगी, हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, एक बैटरी अगर मान लो वो 10,000 में बेच रहे हैं तो वो टाटा मोटर्स को कितने में बेचेंगे? टाटा मोटर्स लिमिटेड को कितने में बेचेंगे? वो बेचनी चाहिए अराउंड 10 to 20% का डिफरेंस होना चाहिए। तो मान लेते हैं उन्होंने 8,500 में बेच दिया किसको? टाटा मोटर्स को। वो बैटरी सेम बैटरी बेच दी, बाहर 10,000 में बेच रहे, इनको 8,500 बेच रहे, ठीक है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस माना जाएगा। 10 to 20% का डिफरेंस जो होता है वो आर्म्स लेंथ माना जाता है। अगर मान लेते हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड टाटा मोटर्स लिमिटेड को ये 10,000 की बैटरी जो है वो 50 रुपए में बेच रही है, तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ है ऐसा मान लेंगे। और अगर ऐसा होता है और अगर आप टाटा केमिकल्स लिमिटेड के या फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड के भी ऑडिटर हो तो आपने रिस्पेक्टिव कारों की रिपोर्टिंग में ये बातें बोल देनी है। हाँ, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी बोलते हैं SA 550 का नॉन कंप्लायंस हुआ करके, लेकिन कारों में भी ये रिपोर्टिंग आ जाएगा कि आपने क्या नहीं किया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने या TCL ने यानी टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने अब आम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। Whether all the related party transactions is in the compliance of section 188 of the Companies Act and whether disclosure have been made in the financial statement of the company। तो हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कि रिलायंस इंडस्ट्री ने सेपरेटली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके अलग से डिस्क्लोजर कर दिया था। तो एज एन ऑडिटर आपने ये देखना है कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं, और अगर हुए हैं तो वो सेक्शन 188 के अंदर हिसाब से हुआ है, और सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स डाल करके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं उनका रिपोर्टिंग उन्होंने कर दिया है। तो ये आ गया आपका 13वां पॉइंट, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखते हैं क्या रिपोर्टिंग किया है। तो आ गया 13 पॉइंट, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके लिए लगने वाले सेक्शन है सेक्शन 188, उसको लगने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 18, और उसके लगने वाला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है आपका 550। ठीक है, तो आपने देखना है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है एज पर सेक्शन नंबर 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और सेपरेट डिस्क्लोजर इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ओके, क्लियर है। तो हमने देखा 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट क्या था बच्चों? यहाँ पे 8 पॉइंट था रीपेमेंट ऑफ लोन। तो कुछ डिफॉल्ट कंपनी ने किया है, और अगर डिफॉल्ट किया है तो पीरियड और अमाउंट को हमको रिपोर्ट करना है। 9 पॉइंट था यूटिलाइजेशन ऑफ IPO FPO टर्म लोन। अगर कंपनी ने IPO FPO टर्म लोन से कुछ पैसे रेज किए हैं तो लिख दो, और अगर किए हैं तो उसका पर्पस जो है, जिस पर्पस के लिए हमने वो पैसे उठाए थे उस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है, और अगर नहीं किया उसको करना है कि उन्होंने इस पर्पस के लिए किसी और पर्पस के लिए यूज किया। 10th वाला पॉइंट था सर कि तो अगर मान लो कुछ फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है आपके रिपोर्टिंग पीरियड में तो यस है तो यस बोलो, और अगर यस है तो उसका नेचर और अमाउंट क्या है आपके लिख देना है। उसके बाद 11 पॉइंट था सर मैनेजर रेम्यूनरेशन। तो आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन 197 के हिसाब से होना चाहिए, और अगर नहीं है कुछ एक्सेस पेड है तो रिफंड कंपनी को वो आया है, और अगर रिफंड नहीं आया तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं फॉर द टेकिंग द रिफंड बैक। उसके बाद आएगा सर निधि कंपनी के लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करना निधि कंपनी को, कि निधि कंपनी का नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 होना चाहिए, और उनके पास 10% के टर्म डिपॉजिट कुछ ऐसे होने चाहिए जो अनएंक्यूम्बर्ड होने चाहिए। उसके बाद 3rd पॉइंट था सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन 188 के हिसाब से हुआ है, और उसका सेपरेट डिस्क्लोजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कर दिया है। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट वन 14 पॉइंट, वी आर अबाउट टू फिनिश। ये कारो के रिपोर्टिंग पॉइंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो 14 वाला पॉइंट ये है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अ प्रेफरेंशियल इशू। तो प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता है सेक्शन नंबर 42 के हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। तो आप मुझको बताएंगे बच्चों कि प्राइवेट प्लेसमेंट से आज कंपनीज एक्ट के अंदर कितने लोगों को शेयर्स इशू कर सकती है इन 1 ईयर, इन 1 फाइनेंशियल ईयर कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। फिफ्टी टू 200 मैंने मैक्सिमम पूछा, कितना कर सकती है? साक्षी बोल रही है 200, 50 से 200, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? सेक्शन 50 रूल 200। वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी बेटा, बहुत आगे जाओगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। नॉट मोर देन 200 इन अ ईयर। ओके, अगर ये मान लो 200 का लिमिट है तो 200 का लिमिट पर सिक्योरिटी है या ओवरऑल है? जैसे मान लो मैं एक प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आना चाहता हूं जिसमें मैं इक्विटी शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर इशू करना चाहता हूं, तो इक्विटी शेयर के लिए 200 अलग और डिबेंचर के लिए 200 अलग, या दोनों मिला के 200 है? वो भी बता दो। अदिति जी, माइट भी आपका वीडियो थोड़ा लैग में चल रहा है, उसको आगे ड्रैग करो। कुछ लोग बुक खोल के बैठ जाएंगे और देखेंगे कि एग्रीगेट या पर सिक्योरिटी है। इतनी भी बातें याद नहीं रख सकते तो एग्जाम तक क्या याद रखोगे? तो टिक टिक बेटा, ये जो लिमिट है वो पर सिक्योरिटी है। मैंने सिखाने के टाइम पे आपको सिखाया था कि ये पर सिक्योरिटी आपकी लिमिट है। तो हर एक सिक्योरिटी के लिए अलग अलग आपको 200 200 का लिमिट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 का कंप्लायंस करना पड़ेगा आपको, ये बात याद रखो। तो वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज फुलफिल्ड। यानी कि पहले आपको देखना है कि सेक्शन 42 का कंप्लायंस कंपनी ने कर दिया है, एंड वेदर द अमाउंट हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज रेट। तो ये तो बात फिक्स्ड है कि कंपनी अगर कुछ पैसा उठाती है पब्लिक से या फिर लोगों से तो कंपनी ने उसी को यूज करना है। क्लियर है? हाँ अजय जी, अभी क्लियर है बेटा, नो प्रॉब्लम।
तो आपने देखना है प्रेफरेंस या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए पॉइंट नंबर 14 आ जाएगा आपका, कौन सा कलर लो, यस। तो पॉइंट नंबर 14 में आपको ये बताया है कारों के कि अगर मान लेते हैं कंपनी ने किया है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कंपनी करती है तो कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेगा सेक्शन नंबर 42, और 42 का कंप्लायंस किया तो कंपनी चेक करेगी कि पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट किया है वो पर्पस कंपनी उसी पर्पस के लिए वो पैसा कंपनी ने यूटिलाइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। क्लियर है, पक्का। प्राइवेट प्लेसमेंट जो भी सीए इंटर ग्रुप 1 देना चाहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट को एक बार जाके पढ़ लो ठीक से ढंग से, ठीक है ना, तो बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आएंगे पॉइंट नंबर 8 पे। तो पॉइंट नंबर 8 सर ये बताता है रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में तो उसका पीरियड और अमाउंट आपने रिपोर्ट करना है। पॉइंट नंबर 9 दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एफपीओ। तो कुछ अमाउंट रेज किया है तो वो अगर रेज किया है तो जिस पर्पज के लिए किया है वो यूटिलाइज हुआ ही नहीं हुआ है, अगर नहीं है तो हमने रिपोर्ट करना है। उसके बाद आएगा सर नेक्स्ट फ्रॉड अमाउंट। तो अगर मान लो कुछ फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है आपके रिपोर्टिंग पीरियड में तो उसका नेचर और अमाउंट आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। मैनेजर रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 के अंदर मैनेजर रेम्यूनरेशन कंपनी ने दिया है, और अगर कुछ एक्सेस पे किया है कंपनी ने तो वो एक्सेस जो है, सॉरी, जो एक्सेस है कंपनी ने रिफंड ले लिया है या फिर रिफंड लेने के स्टेप्स कंपनी ने जरूर लिए हैं। उसके बाद आएगा सर पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 बता रहा है निधि कंपनी के बारे में। तो निधि कंपनी के बारे में दो बातें चेक करनी है, दैट इज 1:20 नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 होना चाहिए, और 10% के अनएंक्यूम्बर्ड डिपॉजिट उसके पास होने चाहिए निधि कंपनी के पास। उसके बाद देखा हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर 13 रिलेटेड पार्टी। तो सेक्शन 188 के कंप्लायंस में आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, करने के लिए मना नहीं किया, करो लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस में करो, वही सेक्शन 188 बता रहा है आपको। और उन सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेपरेट डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में जो है वो लिख दिया है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और जिस पर्पस के लिए आपने वो उठाया था उस पर्पस के लिए आपने वो पैसे यूज किए हैं वो आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन सेकंड लास्ट पॉइंट 15th पॉइंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शंस में क्या नहीं होती है, कैश इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मान लेते हैं कंपनी है जिसका कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड। सुबह सुबह उठ के कोलगेट यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सर नहीं सर हम लोग बाबा रामदेव का यूज करेंगे, ठीक है बाबा रामदेव तो बाबा रामदेव। आप याद रखो कि कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड करके कंपनी है जो कोलगेट टूथपेस्ट बेचती है। अगर मान लेते कोई बंदा चला गया कोलगेट खरीदने के लिए, तो आपने बोला टूथपेस्ट दे दो, तो टूथपेस्ट खरीद लिया, तो आप क्या देंगे, कैश देंगे, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ये सुनो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोलगेट का एक मैन्युफैक्चरिंग करके बेच दिया, जैसे डीमार्ट मान लो, तो कोलगेट ने मान लो डीमार्ट को कोलगेट टूथपेस्ट का एक ऑर्डर क्या जो है वो दे दिया। अब डीमार्ट उनको क्या दे रहा है, डीमार्ट उनको कैश दे रहा है, पैसे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये होगी कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब उल्टा हो गया, डीमार्ट ने क्या कर दिया, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कोलगेट पाल्मोलिव को, वो था 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ के टूथपेस्ट खरीद लिए, कहां से, कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड से। अब डीमार्ट बोलता है कि जो 100 करोड़ के आपने मुझको टूथपेस्ट दिए हैं, इस टूथपेस्ट की जगह, इस 100 करोड़ के पेमेंट की जगह पे हम आपको डीमार्ट के कुछ शेयर्स देते हैं, इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। अब ये बात होगी नॉन कैश ट्रांजैक्शन की। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? हाँ, डीमार्ट का जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, ये जबरदस्त कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। आज कल ये शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगेन एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ चुनिंदा पैसे पड़े हुए हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो। लॉन्ग रन में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर आप कुछ 5 या 10 सालों के लिए इन शेयर्स को रखना चाहते हो अपने पास इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ना कि ट्रेडर पर्पज के लिए, तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करिएगा। जो मैंने आपको पिछली कंपनी बोली थी वो कंपनी और ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये दो कंपनी में आप इन्वेस्ट जरूर करेंगे। मेरे भी शेयर्स, मेरे भी इन्वेस्टमेंट कुछ एवेन्यू सुपरमार्ट्स में लगे हुए हैं। राधा कृष्णन दमानी जो मैंने बोला, ये इन्हें के अभी भी टॉप मोस्ट में मतलब राकेश झुंझुनवाला जी के साथ में ये इन्वेस्टर भी है कंपनी, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर में इनको गिना जाता है। और उनकी एवेन्यू सुपरमार्ट्स करके डीमार्ट की कंपनी भी है। तो डीमार्ट बोलता है कि हमारा शेयर मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो, कोलगेट पाल्मोलिव इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100 करोड़ आप हमारे शेयर्स ले दो। तो ये होता है क्या बोलो, नॉन कैश ट्रांजैक्शन।
तो अगर कुछ ऐसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के कंपनी ने किए हुए हैं तो उसके बारे में क्या कंपनी ऑडिटर ने रिपोर्टिंग करना है। तो द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर्स, तो अगर मान लो कैश ट्रांजैक्शन किसका था, डायरेक्टर के साथ या फिर किसी एनी अदर पर्सन कंसर्न, यानी कि जैसे मैंने बोला कि कोलगेट पाल्मोलिवेट लिमिटेड ने डीमार्ट के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर लिया। तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ एंटर किए हैं, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 हैज टू बी कंप्लाइड। ओके, तो आपने ये देखना है सेक्शन 192 के हिसाब से जो भी प्रोविजन है वो उन्होंने कंप्लाई कर दिए। अब 192 अगेन सी इंटर ये फाइनल के, तो आपको यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको सवाल आता है तो आप यही याद रखेंगे सेक्शन 192। तो ये पॉइंट हो गया, 15वां पॉइंट भी खत्म हो गया, कांग्रेचुलेशंस। 15th वाला पॉइंट ये बोलता है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कि अगर मान लो कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर करती है किसके साथ, डायरेक्टर के साथ या फिर अदर पर्सन के साथ, तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस उनको करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे लिखी है कारो 2016 में। जिसे सीए फाइनल में जाओगे तो यहाँ पे कारो का जो एक्सप्लेनेशन वो बढ़ जाएगा, बिकॉज उस टाइम पे आपने सेक्शन 192 को भी पढ़ लिया रहेगा। अब यहाँ पे आपको पूछने के चांसेस कम है, बिकॉज सेक्शन 192 आपके सीए फाइनल के सिलेबस है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज अबाउट सेक्शन 192, तो इसीलिए सीए इंटर ऑडिट के पेपर में इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत रेयर है, और अगर आएगा तो सेक्शन 192 लिख के छोड़ देना, ठीक है। एंड विद दिस सर हम लोग आएंगे लास्ट पॉइंट पे कारो के, दैट इज पॉइंट नंबर 16, रजिस्टर अंडर आरबीआई एक्ट। तो जैसे हमने देखा सेक्शन नंबर 88 कंपनी लॉ में, सेक्शन नंबर 89, 90 अगर याद है, ये था रॉम, ये था रोबो, ये था रोजबो, कुछ याद ही नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में कंपनीज को कुछ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कंपनीज एक्ट कहता है, वैसे ही आरबीआई भी कुछ लोगों को कुछ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोलता है, ठीक है। अब ये कौन सी रहेगी, ये बैंकिंग कंपनीज रहेगी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगी, एनबीएफसीज रहेगी, ये सर जैसे कि म्यूचुअल फाइनेंस है, एनबीएफसी है, सबसे बड़ा है, या फिर मनप्पुरम गोल्ड लोन, ये भी एक एनबीएफसी है। तो ये जो एनबीएफसीज वगैरह है, इनके ऊपर आरबीआई के गाइडलाइन से इनको आरबीआई का एक्ट लगता है। तो आरबीआई के एक्ट में सेक्शन नंबर 45IA में कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने के लिए बोले हैं। तो क्या कंपनी सेक्शन 45IA के अंदर वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, यानी कि वो जो बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, वो सेक्शन 45IA के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन सो ऑब्टेन, तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है। जैसे मैंने बात किया एनबीएफसी, तो एनबीएफसी म्यूचुअल फाइनेंस, म्यूचुअल फाइनेंस, इसका भी शेयर हाल फिलहाल में बहुत बढ़ गया है। रीजन है गोल्ड के वैल्यू में रेज होना, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फाइनेंस के शेयर प्राइस में क्यों बढ़ोतरी हुई है, बिकॉज मान लेते हैं आपने गोल्ड खरीदा था व्हेन द गोल्ड वाज एट ₹40,000, ठीक है, लेकिन आज इस गोल्ड की वैल्यू अराउंड 50,000 है, ऐसा नो, मतलब बिना कुछ किए गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है 50,000। तो गोल्ड लोन लेना आसान है, वाई, बिकॉज 40,000 के गोल्ड पे आपको 50,000 की वैल्यू मिल रही है, और इस वैल्यू पे आपको लोन मिल रहा है। मतलब आपको लोन 40,000 पे नहीं, आपको लोन 50,000 पे मिल रहा है, यानी कि मान लो मार्जिन भी पकड़ लेते, 10% का मार्जिन है, तो आपको 45,000 का लोन मिल रहा है। तो जहां पे आपका गोल्ड का वैल्यू 40,000 था, एक्विजिशन कॉस्ट 40,000 था, वहां पे आपको लोन 45,000 का मिल रहा है। तो जिन लोगों के पास भी गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ था, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन बाय गिविंग अदर सिक्योरिटी, वो गोल्ड देके, और म्यूचुअल फाइनेंस हो या फिर मनप्पुरम गोल्ड लोन हो, ये एनबीएफसीज है जो आपको लोन वगैरह देती है, और लोगों को इसका एक नोशनल प्रॉफिट हो गया है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू इन द गोल्ड, और नाउअडेज ये गोल्ड बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इन लोगों के शेयर प्राइस बहुत बड़े, बिकॉज इनके ऑपरेशंस बड़े हैं, गोल्ड लोन वगैरह उन्होंने ज्यादा दिए है, और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से कमाए हैं, तो प्रॉफिट बड़ा है इन एनबीएफसीज का, तो इसलिए इनके शेयर प्राइस भी बहुत अच्छे बढ़े हैं। लेकिन ये टेम्पररी है, हो सकता है गोल्ड का वैल्यू कम आए तो ये इनका शेयर प्राइस भी कम हो, तो ये आगे बढ़ते रहता है, कम होते रहता है। तो इट इज अप टू यू कि आप इन्वेस्ट करो ना करो। आई एम नॉट प्रमोटिंग यू टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, और आई एम नॉट टेकिंग द शेयर मार्केट क्लासेस, बट थोड़ा एडिशनल नॉलेज है तो मैंने आपको दे दिया। तो बात कर रहे हैं अगर एनबीएफसी म्यूचुअल फाइनेंस, ठीक है, तो म्यूचुअल फाइनेंस को सेक्शन 45IA के अंदर रजिस्टर करना जरूरी है विद द आरबीआई। तो अगर आप म्यूचुअल फाइनेंस के ऑडिटर हो तो आप देखो कि क्या हमारी कंपनी को सेक्शन 45IA के अंदर आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है,
और अगर है तो क्या उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करवाया है, बात खत्म, इतना ही है। तो आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 16। तो लास्ट पॉइंट सर जी, पॉइंट नंबर 16, दैट इज द रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई। तो देखो कि आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उसको सेक्शन नंबर 45IA ऑफ आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है, और अगर है तो वेदर रजिस्ट्रेशन डन और नॉट, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये रहे 16 पॉइंट कारो के, ये आपके मेन क्रक्स है जिसके ऊपर मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं। इसको छोड़ के एप्लीकेबिलिटी वाला भी पॉइंट है, लेकिन उसको हम लोग इसके बात करेंगे। पहले ये तो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको श्योरिटी है कि सवाल आ जाए। ठीक है, चलो सो एक काम करो, अभी आई थिंक आपने 8th पॉइंट तक पूरा लिख दिया है। एक काम करो, अभी जो 8 पॉइंट है बस इतना ही लिखना, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट मैंने जो नीचे लिए हुए उसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर किसी को चाहिए तो लिख दो। अगर आपको लिखना है तो ये पॉइंट वाइज में जो मैंने आपको समरी दिया हुआ है उसको आप अपने नोटबुक में वगैरह जरूर लिख दो। ठीक है, चलो सो स्टार्ट राइटिंग दिस। चलिए एक काम करते हैं, बैकग्राउंड में गाने भी चलाते हैं ताकि आपको लिखने के टाइम पे कंटालना है। सुनने का काम बहुत हो गया, 1.25 घंटा हो गया बस सुन रहे हो।
Let me know once you finish with the writing. यस तो 16 points हमने कवर कर। मेजर क्रंच ऑफ योर कारो इज फिनिश। 80% अपना कारो खत्म हो चुका है, बस 20% बचा हुआ है। तो एक बार सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। तो पॉइंट आया था सर जी, दैट इज फिक्स एसेट के बारे में। तो फिक्स एसेट के बारे में लिखना है कि वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स अबाउट द फिक्स एसेट इज मेंटेन और नॉट एंड इट्स शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स। क्या उसका फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल में करता है, और अगर करता है और उसमें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो क्या उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील करा गया है। इन्वेंटरी के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल में करवाती है और कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया गया है। पॉइंट नंबर 3 आएगा सर, दैट इज लोन गिवन बाय द कंपनी। अगर मान ले कंपनी ने कुछ लोन वगैरह दिया है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और उसका रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और या फिर उसका इंटरेस्ट, और वो रेगुलर आ रहे हैं। अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो कुछ ओवरड्यू है, भले वो 90 डेज से कम के लिए ओवरड्यू हो तो भी आपने बताना है, और 90 डेज से ज्यादा भी ओवरड्यू हो, लेकिन उसके लिए एक एडिशनल बात है, दैट इज कोई स्टेप्स उसको रिकवर करने अपने बताने हैं। उसके बाद कंपनी ने अगर डायरेक्टर को लोन दिया है तो सेक्शन 185, और अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो उसके फुल डिटेल दे दो। कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो सेक्शन 73 टू 76A के चैप्टर को कंप्लाई करना पड़ेगा, और साथ साथ आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। नॉन कंप्लाई करती है तो उसके फुल डिटेल आपने कारों में बताने हैं। पॉइंट नंबर 6 सर जी आ रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड। सेक्शन 148 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेनेंस के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो उसके रिलेटेड आपने उसके जैसे आपने क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नहीं कर रही है तो कंपनी उसको बताएगी, या सॉरी ऑडिटर बताएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द कारो। उसके बाद स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। अगर मान लेते हैं कुछ रेगुलर पेमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज का कर रही है तो बोल दो कि रेगुलर पेमेंट हो रहा है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स ऑन द बैलेंस शीट डेट तो उसकी डिटेल्स आपने बताने हैं। जो लेस देन 6 मंथ के है उसको नहीं बताना है,
और अगर कंपनी 6 महीने से ज्यादा के लिए स्टैट्यूटरी ड्यूज को पेंडिंग रख रही है ऑन बैलेंस शीट डेट, लेकिन उसका रीजन क्या है कि उसके बारे में है डिस्प्यूट, तो जिस फोरम में आपका डिस्प्यूट है तो उस फोरम का नाम भी आपने वहां पे बता देना है। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 8 दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर मान लेते हैं डिफॉल्ट किया है कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ लोन में, तो उसका पीरियड और उसका अमाउंट कंपनी ने क्या कर देना है, बताना है कि कंपनी ने इतना इतना डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एफपीओ और टर्म लोन। अगर कंपनी आईपीओ एफपीओ टर्म लोन से पैसा उठा रही है तो कंपनी ने वो पैसा रेज किया है नहीं किया है वो बताओ। अगर रेज किया है तो जिस पर्पज के लिए रेज किया है वो पर्पज के लिए यूटिलाइज करना है, उस पर्पज के लिए यूटिलाइज किया है नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो उसका रिपोर्ट आपने करना है। आएगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 दैट इज फ्रॉड, कि कंपनी ने रिपोर्टिंग पीरियड में कुछ फ्रॉड रिपोर्ट किया है नहीं किया है, भले ऑडिटर करे, भले ही मेंबर्स करे, भले ही डायरेक्टर्स करे। अगर मान लो फ्रॉड रिपोर्ट और अमाउंट हमने क्या करना है, रिपोर्ट करना है इन कारों। पॉइंट नंबर 11 दैट इज मैनेजर रेम्यूनरेशन, तो मैनेजर रेम्यूनरेशन जाता है सेक्शन नंबर 197 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उन्होंने 197 के हिसाब से जो भी आपके परसेंटेज है 2%, 5%, 11%, 10% जो भी है तो उस हिसाब से दिए है। और अगर मान लो कुछ एक्सेस दिए हैं तो उस एक्सेस को रिफंड लेने के लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपने बताने हैं। उसके बाद आएगा सर जी पॉइंट नंबर 12 दैट इज निधि कंपनी, तो निधि कंपनी के बारे में 2 पॉइंट रिपोर्ट करने हैं, दैट इज उनका नेट ऑन फंड्स और डिपॉजिट 1:20 के रेशियो में होना चाहिए, और उनके 10% अनइंक्यूम्बर्ड डिपॉजिट में उनके पड़े हुए हैं। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 13 दैट इज रिलेटेड पार्टी, तो ट्रांजैक्शन जो होते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ वो होने चाहिए 188 के साथ, और कंपनी ने क्या करनी चाहिए, सेपरेट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द नोट्स टू अकाउंट करने चाहिए। अगर 188 के अंदर जो कंडीशंस बोले दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, अगर उसमें उन्होंने नहीं किया तो उसका रिपोर्टिंग भी आपने करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 के हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट होना चाहिए। हमने देखा कि कितने लोगों को करना चाहिए, कितने अमाउंट का कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना है, वो सारे 42 में बातें बताई है। तो 42 के हिसाब से आपका प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है। अब आपने एग्जामिनेशन में अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर सवाल है तो सेक्शन 42 पूरा नहीं लिखना है, आपने बस इतना ही लिखना है कारों में कि सेक्शन 42 के हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट किया हुआ है, और जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसे उठाए हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट वो पर्पस उन्होंने फुलफिल किया है और उस पर्पस के लिए वो पैसा यूटिलाइज हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप बोल देंगे। उसके बाद आएगा नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर एंटर किए हैं किसी डायरेक्टर के साथ या फिर किसी अदर पर्सन के साथ, तो कंपनी ने क्या करना है, उस नॉन कैश ट्रांजैक्शन को सेक्शन 192 के हिसाब से एंटर करना है, और अगर नहीं है तो कारों में हम लोग रिपोर्ट करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई, कि अगर मान ली सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी वगैरह, उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने ले लिया है, और अगर नहीं लिया है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है तो बताओ, ये 16 पॉइंट में कुछ डाउट है तो बताओ। कुछ डाउट नहीं आएगा बिकॉज ये सारे नॉर्मल वाले पॉइंट है। ओके, नो सर, ऑल क्लियर, नो डाउट सर। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ही रुक जाएंगे आज के लेक्चर के लिए, ज्यादा ओवरडोज नहीं होना चाहिए। तो हमने कारों में क्या क्या कवर कर लिया बच्चों, हमने कारों में, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला बोला था मैंने एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा वाला पॉइंट था अपना दैट इज रिपोर्टिंग पॉइंट्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में 16 पॉइंट है, 16 के 16 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। उसकी रिवीजन हम लोग बाद में भी जरूर करेंगे। उसकी मेमोरी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहले उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी था, तो हमने 16 पॉइंट्स को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। उसके बाद पॉइंट पेंडिंग होता है दैट इज एप्लीकेबिलिटी, मैंने बताया था आपको, इसको पेंडिंग रखो। उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आप करेगा मंडे को शाम को बराबर 5:15 बजे आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो ये जो पेंडिंग पॉइंट है वो पेंडिंग पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, मंडे के लेक्चर पे खत्म करेंगे।
इसको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। हाँ, इस एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ जो केसेस मैंने आपको बताए थे, उन केसेस का जो है वो डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और वो आई थिंक कुछ 1 घंटे में वगैरह हो जाएगा। साथ साथ जो क्वेश्चंस आते हैं जो मुझको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है फॉर द कारो, उसका भी डिस्कशन हम लोग मंडे को करेंगे। सो मंडे को अपना कारो वाला जो पॉइंट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रथमेश बोले सर निधि कंपनी को बैंकिंग एक्ट अप्लाई होगा या नहीं? निधि बेटा बैंक नहीं होती है, ये कोई बैंक नहीं है, ठीक है ना, तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होता है, उसको आरबीआई एक्ट लागू हो जाता है उसको, और कंपनीज एक्ट लागू होता है, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होता है, वो लागू होता है। निधि कंपनी बैंक नहीं होती है, समझे बेटा? ओके, तो मंडे के लेक्चर पे, मंडे को 5:15 बजे शाम के, सुबह के मत आना, 5:15 बजे क्या होगा, हमारा कारो का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो 5:15 बजे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। 1 2 3 बच्चों ने बोला है कि डाउट नहीं है, बाकी लोग मुझको रिप्लाई करेंगे कुछ डाउट है तो प्लीज जल्दी फास्ट। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.